हाय ऑल, होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। टॉपिक जो हमारे डिस्कशन में था, पीएफ। हमने कुछ बातें इस टॉपिक में कर ली थी, तो हम अब उसके आगे की बातें अपने इस सेशन में करेंगे। एक बार क्विक रिकैप करते हैं हमने जो भी अपने पिछले सेशंस में डिस्कस किया है। अगर आपको, क्योंकि अभी हम जो भी रिकैप करेंगे वो थोड़ा सा स्पीडली मोमेंटम के साथ करेंगे। अगर आपका वो सब नहीं हुआ है तो आप उसके हमारे इनिशियल वीडियोस को रेफर करेंगे। चलिए, टॉपिक है हमारा पीएफ। इसके लिए जो लॉ है दैट इज ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। पीएफ बेसिकली हम कहेंगे उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये, जिसके अंडर 3 स्कीम कवर होती है, ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई। ये स्कीम वर्क कैसे करती है तो देखिए, एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उस वक्त वो उसकी सैलरी में से जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट कर लेता है एम्प्लॉयर, और इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को भी देना होता है। तो वो अपने कंट्रीब्यूशन को और अपने एम्प्लॉय की सैलरी देते वक्त जो डिडक्ट किया गया उस कंट्रीब्यूशन को टोटल, जिसको पीएफ कंट्रीब्यूशन कहेंगे, कंपनी जमा करा देती है पीएफ डिपार्टमेंट। कंपनी को यानी एम्प्लॉयर को ये जो पैसा जमा कराना है वो हर अगले महीने की 20 तारीख, सॉरी 15 तारीख या उससे पहले जमा कराना है। इसके बाद हमने बातें की थी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, कि ये लॉ कब एप्लीकेबल होता है। तो इसके लिए जब किसी भी स्टेब्लिशमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 और मोर ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर हो जाएंगे तो ये लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह कि अगर ये लॉ एक बार एप्लीकेबल हो गया तो फिर ये एप्लीकेबल ही रहता है, चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम क्यों ना हो जाए 20 से। अगर 20 से कम हो जाते हैं तो भी लॉ एप्लीकेबल रहता है। बस फर्क इतना है कि जितने भी हैं आपके पास एम्प्लॉय, उन्हीं के लिए आपको पीएफ डिडक्ट एंड कंट्रीब्यूट करना होता है। रजिस्ट्रेशन जब हम कराते हैं, जब अपनी कंपनी का, तो हमारे सामने दो सिचुएशंस अराइज होती हैं। फर्स्ट, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। दूसरा, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब है व्हेन एक्ट बिकम एप्लीकेबल, यानी कि जब आप पर लॉ एप्लीकेबल हो गया है, दैट मीन्स कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर आपको विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। बात करते हैं वॉलेंट्री की। तो वॉलेंट्री का मतलब ही है कि आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जबकि आप पर अभी लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ है। यानी कि जब आपके पास एम्प्लॉइज 1 से लेकर 19 तक रहते हैं, यानी कि 20 से कम, तब तक रजिस्ट्रेशन लेना आपकी मर्जी है। आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड पेपरलेस। इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो पीएफ का पोर्टल है दैट इज epfindia.gov.in, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोस्पेक्टिव में कहूँ तो पहले इसी पोर्टल से होता था, बट अब जो रजिस्ट्रेशन होता है दैट इज यूजिंग श्रम सुविधा पोर्टल। बाकी ये डिटेल में हम जब रजिस्ट्रेशन वाला सेशन करेंगे देन बहुत बारीकी से पोर्टल पर जा करके पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो पीएफ डिपार्टमेंट कंपनी को एक पीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करता है, जिसको कंपनी कोड कहेंगे या एस्टेब्लिशमेंट पीएफ नंबर, एस्टेब्लिशमेंट पीएफ कोड, कुछ भी कह सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से कि पहले 2 डिजिट स्टेट कोड, नेक्स्ट 3 डिजिट लोकेशन या एरिया कोड, नेक्स्ट 7 डिजिट न्यूमेरिकल यूनिक कॉम्बिनेशन, और लास्ट 3 0 एज अ एक्सटेंशन कोड। इसके लिए आपको आपकी ईमेल पर कोड अलॉटमेंट लेटर रिसीव होता है, और आपको एक ईमेल आती है जिसमें आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी आते हैं। उन लॉगिन क्रेडेंशियल्स को आप इस पोर्टल पर जा करके लॉगिन करके अपने यूजर नेम और पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं, और आगे हमेशा के लिए फिर आप उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि जब भी आपको आपकी कंपनी का पीएफ कोड मिल जाता है तो आपको अपने सभी एम्प्लॉय जो कि कवर्ड हैं उन्हें पीएफ पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, और उनके लिए यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करना होता है। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आपको जो भी आपके कवर्ड एम्प्लॉयज़ हैं जिनको क्या आप पीएफ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या उनके पास पहले से यूएएन नंबर है। अगर पहले से यूएएन नंबर है तो आपको उन्हें फिर से रजिस्टर करने और नया यूएएन नंबर जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका वही यूएएन नंबर यूज हो जाएगा जो पहले जनरेट हो चुका है। तो बस हम उन्हें अपने पोर्टल पर
उनके उस यूएएन नंबर से ऐड कर देंगे, और जिनके पास यूएएन नंबर नहीं है सिर्फ उन्हीं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके यूएएन नंबर जनरेट करेंगे। जो यूएएन नंबर होता है वो 12 डिजिट न्यूमेरिकल कोड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पर मैंने अभी बताई भी, दैट इज वन टाइम लाइफ टाइम फॉर एन एम्प्लॉय, यानी कि एक बार जनरेट होगा, वही आप चाहे जी मर्जी जॉब चेंज करिए वही हर जगह यूज होता रहेगा। फिर हमने बात की थी रेट्स की। तो रेट्स में मैंने आपको बताया था कि जनरल रेट 12% है, जबकि कुछ स्पेशल केसेस में रेट 10% भी अलाउड होता है। सैलरी सैलरी का मतलब पहले बेसिक प्लस डीए होता था, लेकिन इस पर बहुत लंबे समय से विवाद चलता रहा। लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाली और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वहां से सैलरी का जो मतलब बताया गया वो ये कि बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल अनजस्टिफाइबल अर्निंग्स। साथ में ऑल अनजस्टिफाइबल अर्निंग्स की जो मैं बात कर रहा हूँ दैट शुड बी रेगुलर अर्निंग्स, जो आपको हर महीने मिल रही है। यानी कि अगर हम इसे और कंक्लूसिव वे में मैं आपको अपने ओपिनियन के साथ बताऊं तो आप कह सकते हैं कंप्लीट सैलरी, बस एचआरए को छोड़ दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन की बेसिक सैलरी 4500, डीए 500, एचआरए 3500, ट्रैवलिंग अलाउंस 1500, अदर अलाउंस 5000, टोटल 15000 अगर उसकी सैलरी है, तो पीएफ पर्पज के लिए उसकी सैलरी क्या रहेगी? तो बस देखिए, जैसे येलो मार्क कर रखा है पीएफ को, उसे छोड़ दीजिए, रेस्ट सभी का टोटल यानी 11500 आपके पीएफ के कैलकुलेशन के लिए सैलरी कंसीडर की जाएगी, जिसे आप पीएफ वेजेस भी कहेंगे। फिर हमने बात की थी कि जो बोथ साइडेड 12-12% जाते हैं, वो बोथ साइडेड 12-12% किस स्कीम में कितना परसेंट जाता है, इस पर भी हमने अपनी लास्ट क्लास में बातचीत की थी। तो देखिए, सबसे पहले हम एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय का जो भी 12% होता है वो सारा का सारा, आप देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर जो 10% के अकॉर्डिंग लिखे हुए थे उन्हें इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया आपको कि 10% स्पेशल केसेस में अलाउ होता है। हम बात करेंगे वो कौन से स्पेशल केसेस होते हैं। जनरल रेट 12% है, उसी के हिसाब से हम अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि हमें करना होता है। तो एम्प्लॉय की तरफ से जो 12% है वो सारा का सारा पीएफ स्कीम में जाता है, ये हमने लास्ट सेशन में बात की थी। जबकि एम्प्लॉयर की तरफ से जो 12% है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक 3.67 जो पीएफ में और एक 8.33 जो कि पेंशन में जाता है। इस 12% के अलावा कंपनी की तरफ से पीएफ एडमिन चार्जेस में 0.50% और ईडीएलआई के लिए भी 0.50% एडिशनली दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 12% प्लस 1% लिखा हुआ है, यानी कि कंपनी की तरफ से टोटल 13% दिया जाता है। जब हम जमा कराते हैं इसे, तो पीएफ डिपार्टमेंट को ये पेमेंट्स हम कोड वाइज करते हैं या स्कीम वाइज करते हैं। हर स्कीम के लिए उन्होंने एक इंटरनल वर्किंग्स पर्पज से कोड डिफाइन कर रखे हैं। जैसे कि पीएफ में जमा जो भी पैसा होता है हम उसको बोलते हैं दैट विल डिपॉजिट इन कोड 1, सॉरी अकाउंट 1। ठीक है, तो अकाउंट कहिए कोड कहिए, बातें की है। चलिए सर, जो पीएफ एडमिन एडमिन चार्जेस का पैसा है वो अकाउंट नंबर 2 में जमा होता है। जो हमारे पेंशन स्कीम का पैसा है वो अकाउंट नंबर 10 में, और जो ईडीएलआई का है वो अकाउंट नंबर 21 में। तो ये बातें हमने अपनी लास्ट क्लास तक कर भी ली थी। अब हम आज इसके आगे की बातें अपने इस सेशन में आगे बढ़ा रहे हैं। दैट इज अबाउट द कैलकुलेशंस, राइट। तो चलिए ध्यान देंगे कैलकुलेशन को लेकर के, समझते हैं। रूल है, जिनकी सैलरी अप टू 15,000 पर मंथ है उनके लिए पीएफ कंट्रीब्यूट करना और डिडक्ट करना मैंडेटरी है। फिर से समझिए, जिन एम्प्लॉयज की सैलरी पर मंथ 15,000 या उससे कम है उनके लिए पीएफ फॉलो करना मैंडेटरी है। अब यहाँ पर जो सैलरी का मतलब है वो वही है जो हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था, यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस ऑल अनजस्टिफाइबल अलाउंस, यानी कि एचआरए छोड़ करके जो अमाउंट बचता है चेक करिए क्या वो अप टू 15,000 पर मंथ है। अगर हाँ, तो उस एम्प्लॉय के लिए पीएफ डिडक्ट करना और कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। वहीं पर जिनकी सैलरी, यानी जिन एम्प्लॉयज की सैलरी, हो सकता है आपके कंपनी में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हों जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा हो, तो जिनकी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है उनके लिए पीएफ डिडक्ट एंड कंट्रीब्यूट करना ऑप्शनल है। यानी कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, यानी उन एम्प्लॉयज को
छोड़ भी सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंडेटरी वाली सिचुएशन की बात करते हैं कि अगर उन एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी 15,000 या उससे कम है, तो कंपनी की तरफ से भी परसेंटेज 12%, जो कि हमने अभी डिस्कस की ही थी, ऑफ एक्चुअल सैलरी। यहाँ पर एक्चुअल का मतलब है जो वो अर्न कर रहा है, और एम्प्लॉय की तरफ से भी 12% ऑफ द एक्चुअल सैलरी, मतलब जो भी वो अर्न कर रहा है। हो सकता है वो 10,000 अर्न कर रहा हो, 12,000, 14,000, 15,000। तो जो भी उसकी एक्चुअल अर्निंग होगी, वो उसी पर 12% एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट, और उसी का 12% कंपनी की तरफ से कंट्रीब्यूट भी किया जाएगा। ये हम किस केस की बात कर रहे हैं? मैंडेटरी केस की, जहां पर एम्प्लॉय की सैलरी, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा पीएफ टॉपिक डिस्कस करते वक्त जब भी सैलरी की बातें होंगी तो हमें समझ के चलना है, सैलरी मींस बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल अनजस्टिफाइबल अलाउंसेस, दैट मींस एचआरए छोड़ करके सब कुछ। तो यहाँ पर सैलरी का मतलब आपको वही समझना है, आप भूलना मत इस बात को। चलिए सर, अब बात करते हैं इस तरफ, जहां पर जो सैलरी है एम्प्लॉय की एक्सीड कर रही है 15,000 पर मंथ से, उस सिचुएशन का क्या होगा? तो मैंने आपको बताया, वहाँ पीएफ डिडक्ट एंड कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। यानी कि चाहे तो आप डिडक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए कितने पॉसिबल सिनेरियो बन रहे हैं, बन सकते हैं, उन पर हम बात करते हैं। तो एक सिनेरियो तो यही बन गया कि हम चाहे तो स्किप कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो, अब देखिए इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ ये इनको नाम दे दिए हैं, कुछ टर्म्स दे दिए हैं। तो मैं इसको बोलूंगा स्टेचुटरी। देखिए स्टेचुटरी मैं इसको बोलूंगा, कैसे समझेंगे आप? वहां जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 या उससे ज्यादा है, एक्सीड 15,000 है, तो उनके लिए कंपनी की तरफ से और एम्प्लॉयज की तरफ से, दोनों की तरफ से 12% ऑफ द 15,000 ही कंट्रीब्यूट करना है। यानी कि चाहे उसकी सैलरी 20,000 हो, 25,000 हो, 50,000, वट एवर द सैलरी अमाउंट, अगर उसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है और कंपनी चाहती है कि हम उसके लिए पीएफ डिडक्ट एंड कंट्रीब्यूट करें, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन ये अवेलेबल है कि वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 का ही 12% डिडक्ट करे, और अपनी तरफ से भी 15,000 का ही 12% कंट्रीब्यूट करे, और अपने उस एम्प्लॉय के नाम से पीएफ जमा करा दे। तो हम इस सिचुएशन को क्या बोल रहे हैं? स्टेचुटरी। ध्यान रखिएगा, स्टेचुटरी सिचुएशन का मतलब है वो केस जहां पर हम जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 से ज्यादा है, चाहे वो कितनी भी हो, 20, 25, 30, 50 लाख, कितनी भी, उनके लिए हम इररिस्पेक्ट टू देयर एक्चुअल सैलरी, हमें बिल्कुल नहीं ध्यान रखना सिर्फ कितने पर डिडक्ट एंड कंट्रीब्यूट करना है, सिर्फ 15,000। तो चलिए, ये हमारा स्टेचुटरी मेथड कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है? मान लीजिए कंपनी चाहती है कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और एम्प्लॉयज भी एग्री हैं कि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दे कैन कंट्रीब्यूट वॉलेंटरली। वॉलेंटरली मतलब कि जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, जैसे कि 15,000 से ज़्यादा है मतलब 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, वट एवर, और वो अपनी उस एक्चुअल पर ही कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और कंपनी भी एक्चुअल पर ही कंट्रीब्यूट कर सकती है, करना चाहती है, सो ओके, पीएफ डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप 12% ऑफ द एक्चुअल सैलरी, 12% ऑफ द एक्चुअल सैलरी डिडक्ट एंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इस वॉलेंट्री में कई बार बहुत सारे और भी ऑप्शंस खड़े होते हैं, सर कंपनी क्यों करेगी एक्स्ट्रा? आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा, जब आप सीटीसी ब्रेकअप सीख रहे होंगे तो वहाँ पता लगेगा कि कंपनी अगर एक्चुअल पर भी 12% कंट्रीब्यूट करती है, तो उसका एडिशनल कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ उसकी सीटीसी में ही इंक्लूडेड रहता है। तो जो भी कंपनी सीटीसी डिसाइड करती है, उसी का जब वो ब्रेकअप बनाते हैं, तो सिंपल है, जितना ज़्यादा आपका पीएफ वगैरह में जाएगा, उतना ही आपके इन हैंड और ग्रॉस में कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें और डेप्थ में जब हम सीटीसी ब्रेकअप का टॉपिक सीखेंगे, जब मैं वो आपको एनेक्सर प्रिपेयर करना सिखाऊंगा, तो वहाँ मैं आपको इस बात का कंप्लीट जवाब दूंगा कि इस बात से कंपनी को कोई नुकसान नहीं है अगर कंपनी एक्चुअल सैलरी पर वॉलेंट्री 12% कॉन्ट्रीब्यूशन देती है तो। बट फिर भी आप वॉलेंट्री में एक ऑप्शन और भी
सोच करके चल सकते हैं वो ये कि अगर एम्प्लॉय चाहता है तो वो अपने एक्चुअल पर 12% कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट कंपनी इज नॉट बाउंड टू कंट्रीब्यूट 12% ऑफ द सेम सैलरी एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटिंग। यानी कि जितने पर एक्चुअल पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है 12%, उतने पर कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्प्लॉयर बाउंड नहीं है। एम्प्लॉयर चाहे तो सिर्फ कितने का, 15,000 तक का ही 12% जमा कराने के लिए बाउंड है। तो चलिए साहब, इस हिसाब से वॉलेंट्री में हमारे सामने दो सिचुएशंस नजर आ सकती हैं। एक तो ये कि दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक्चुअल पर कंट्रीब्यूट कर दें, और दूसरा जहां एम्प्लॉय तो एक्चुअल पर कर रहा है और एम्प्लॉयर सिर्फ 15,000 का 12% ही कंट्रीब्यूट करे। अब पॉइंट आता है कि क्या इस तरह की मल्टीपल पॉसिबल सिनेरियो एम्प्लॉयर फॉलो करना प्रेफर करेगा? डेफिनेटली नहीं। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके सामने इन तीन मेन सिचुएशंस की, एक तो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, जहां हम सिर्फ उन लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिनकी सैलरी अप टू 15,000 है, अबव वालों के लिए नहीं कर रहे। स्टेचुटरी, जिसमें हम अब देखो अप टू वालों को तो करना ही करना है, तो आप इसको तो हर केस में ऐड करके चल रहे हैं। यानी कि अगर हम स्टेचुटरी फॉलो करते हैं तो ये मान लीजिए स्टेचुटरी में जिनकी सैलरी अप टू 15 है उनको तो आप कवर करेंगे, बट एडिशनली जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, आप उनको भी पीएफ में कवर करा रहे हैं। और उनके लिए चाहे उनकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन आप सिर्फ 15,000 का ही 12% डिडक्ट करेंगे और कंट्रीब्यूट करके जमा कराएंगे। सो हमने इस सिचुएशन का नाम दिया है स्टेचुटरी कंट्रीब्यूशन। और जो हम वॉलेंट्री की बात कर रहे हैं, इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी और एम्प्लॉय दोनों लोग ही उनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा होने पर भी अपनी एक्चुअल सैलरी का 12% वो कंट्रीब्यूट करके चल रहे हैं। सो द सिचुएशन कॉल्ड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। तो चलिए, हमने फिलहाल यहाँ पर तीन कंट्रीब्यूशन मेथड समझे हैं। अब थोड़ा सा इन पर कैलकुलेशन प्रोस्पेक्टिव समझते हैं। सपोज अब देखिए, ये आपके सामने जो एक टेबल है, इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनके नेम हमने अल्फाबेटिकली ले लिए हैं, मिस्टर ए बी सी डी एंड सो ऑन। हमने फिर उनकी सैलरी एज्यूम कर ली है। सपोज मिस्टर ए की सैलरी 10,000 है, बी की 15,000 है, सी की 20,000 है, डी की 8,570 एंड सो ऑन, जिसकी जितनी भी हमने लिख ली। अब जब हम पीएफ कैलकुलेशन सीखेंगे तो ध्यान रखना है आपको इसी पैटर्न पर, इसी फॉर्मेट पर अपनी कैलकुलेशन को सीखना है। क्यों? क्योंकि आगे भी हमारे लिए हेल्पफुल होगी। और जो हम पीएफ की रिपोर्ट्स, जैसे कि पीएफ के रिटर्न्स वगैरह फाइल करेंगे, वहां पर भी हमें कैलकुलेशन का कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। दैट्स वाई हम इसे फॉलो करके चल रहे हैं। बट डोंट वरी, बहुत ईजी है। सबसे पहला कॉलम है हमारे पास जिसको हमने नाम दिया है पीएफ वेजेस। दैट मीन्स ये वो वेजेस है जिस पर पीएफ कैलकुलेट होगा। सिंपली अंडरस्टैंडिंग, पीएफ वेजेस मीन्स वेजेस ऑन विच वी कैलकुलेट द पीएफ। तो चलिए, अगर हम मैंडेटरी फॉलो करके चल रहे हैं और मिस्टर ए जिनकी सैलरी 10,000 है, तो बताइए व्हाट विल बी द पीएफ वेजेस? एंड इट इज वेरी सिंपल, 10,000। उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम है ईपीएस वेजेस, यानी कि ये वो वेजेज है जिस पर ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम कैलकुलेट होगी। तो मिस्टर ए जिनकी सैलरी 10,000 है, देन ऑफ कोर्स उनकी पेंशन वेजेस भी 10,000 ही रहेगी। नेक्स्ट वन इज ईडीएलआई वेजेस। मिस्टर ए जिनकी सैलरी 10,000 है, ईडीएलआई वेजेस भी उनकी 10,000 रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे, सर सैलरी 10,000 और हमने तीन अलग अलग जगह उसको 10,000 करके लिखा है, क्यों हम तीन बार लिख रहे हैं? एक ही बार लिख करके काम क्यों नहीं चला लेते? मैं मान रहा हूँ आप अभी के लिए शायद सही सोच रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको इन तीनों को अलग लिखने की वजह भी सामने आ जाएंगी। अभी बस मैं आपको इतना कह करके आगे बढ़ूंगा। आप ऐसे मान लीजिए कि हम इस चैप्टर में, पीएफ के चैप्टर में जो बात कर रहे हैं वो तीन स्कीम की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने शुरू में ही बताया, पीएफ, पेंशन और ईडीएलआई। तो आप ऐसे मान लीजिए कि प्रेजेंटेशन की वजह से, ये प्रेजेंटेशन की वजह से हमें तीनों स्कीम को अलग अलग लिखना पड़ेगा। बस अभी के लिए इतना मान लीजिए, बाकी आगे बस जैसे ही नेक्स्ट कैलकुलेशन पर चलेंगे, मैं आपको इसका एक रीजन भी दूंगा कि हम इन्हें अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, और भी रीजंस निकल के आएंगे। ओके, तो चलिए साहब, अब आपका नेक्स्ट कॉलम होगा एम्प्लॉय पीएफ एट 12%, यानी कि एम्प्लॉय साइड से जो पीएफ डिडक्ट होता है 12%, उसकी बात कर रहे हैं।
चलिए साहब, मैं एक काम करता हूँ, जो लिखा हुआ है मैं 1 मिनट के लिए सबको हटा रहा हूँ, बस पहला लेखा छोड़ता हूँ और इनकी कैलकुलेशन वो भी खुद करेंगे। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू फॉर्मूला लगा रहे हैं और ये हम एम्प्लॉय पीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिंपली पीएफ किस पर कैलकुलेट होगा? पीएफ वेजेस पर। इसीलिए हमने किसका रेफरेंस दे दिया? पीएफ वेजेस का, इनटू 12% जो कि परसेंटेज है, और एंटर किया। यानी कि एम्प्लॉय की तरफ से जो कंट्रीब्यूट होगा वो 1200 रुपये होगा। 10,000 का 12%, 1200 रुपये। ओके। पेंशन स्कीम में, जी हाँ, तो पेंशन स्कीम में जो जाएगा उसके लिए हमें पेंशन वेजेस का रेफरेंस देना है, और हम पढ़ के आए हैं पहले 8.33% कॉन्ट्रीब्यूट होगा, तो जी पेंशन स्कीम में जो पैसा जाएगा दैट विल बी 833 रुपीज। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर पीएफ यानी कि कंपनी की तरफ से जो पीएफ है वो हमने पढ़ा था 3.67%। तो देखिए पीएफ वेजेस का रेफरेंस देंगे इनटू 3.67%, 367। अब मैं आपको यहाँ 1 मिनट के लिए छोटा सा एक और एनालिसिस आपके सामने करूंगा, और वो ये है। देखिए जो एम्प्लॉय पीएफ है 1200 रुपये, जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होकर के जाएंगे, इन टोटल तो कंपनी को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना है, राइट? तो ऐसे मान लीजिए कि जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी सैलरी का 12%, यानी 1200 रुपये, इस केस में कंपनी को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना होगा। बिल्कुल सही। और अगर हम पेंशन स्कीम में कितना जाएगा, 8.33% ऑफ द पेंशन वेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि अमाउंट 833 है। आप मुझे बस इतना बताइएगा कि अगर मैं ये मान लूं कि जितना एम्प्लॉय ने दिया है पीएफ में, क्योंकि एम्प्लॉय का तो सारा पीएफ में जाता है, उतना ही इन टोटल कंपनी देगी 1200 रुपये, और उसमें से कंपनी ने 833 रुपये पेंशन स्कीम में दे दिए, तो बचा हुआ बाकी का जो अमाउंट है वो अमाउंट ही तो कंपनी की तरफ से पीएफ स्कीम में दिया जाएगा। ये देखिए, तो आप चाहे परसेंटेज से कैलकुलेट करके निकालें, चाहे इसमें से, यानी कि जो आपका पीएफ है एम्प्लॉय का, उसमें से जो पेंशन स्कीम में पैसा है उसे माइनस कर देंगे, माइनस करके निकालें तो भी वही, यानी कि दोनों अमाउंट आपके सेम आएंगे। तो चाहे आप परसेंटेज से निकाल लीजिए, चाहे आप माइनस कर लीजिए। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो दो रास्ते हमने अभी सीखे, कौन सा फॉलो करना है, तो मैं अभी के लिए आपको रिकमेंड करके चलूंगा कि आप माइनस करके लेकर के चलें, ना कि परसेंटेज। ऐसा क्यों? इसका भी जवाब मैं आपको थोड़े समय में आगे दूंगा, डोंट वरी। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। इन टोटल जितना एम्प्लॉय 1200 रुपये पीएफ में दे रहा है, इन टोटल कंपनी भी उतना ही देगी, और जब कंपनी उसमें से पेंशन स्कीम में 833 रुपये दे रही है, तो बाकी बच्चे को कंपनी पीएफ में देगी, तो 367 रुपये पीएफ में चले जाएंगे। चलिए सर, अब चलते हैं मिस्टर बी के हिसाब से। मिस्टर बी की सैलरी है 15,000 रुपये, तो जरा आप लोग मुझे बताते चलेंगे कि इनकी पीएफ वेजेस कितनी हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स 15,000 रुपये जो उनकी सैलरी है वही पीएफ वेजेस रहेगी। पेंशन वेजेस ऑफ कोर्स 15,000 रुपये जो कि उनकी पेंशन वेजेस है। ईडीएलआई वेजेस ऑफ कोर्स 15,000 रुपये। जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो अब हम रेफरेंस देंगे वही पीएफ वेजेस का इनटू का 12%, जैसा कि हमने ए के लिए किया था। पेंशन के लिए हम रेफरेंस देंगे पेंशन वेजेस का इनटू का 8.33%, 1249 रुपये 50 पैसे। और अब देखिएगा माइनस करके लिखने का क्या फायदा होगा वो भी, क्योंकि देखो ये अब हमें क्या निकालना है, एम्प्लॉयर पीएफ। ठीक है, तो एम्प्लॉयर पीएफ के लिए हमने पीएफ वेजेस का रेफरेंस दिया इनटू का 3.67%। तो देखिए अब पीएफ में क्या होता है, ये 1249 रुपये 50 पैसे और ये 550 रुपये 50 पैसे। अब डेसिमल में नहीं कंसीडर करेंगे, हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1250 हो जाएगा और ये 551 हो जाएगा। तो आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये 1801 बनेगा, यानी कि एम्प्लॉय 1800 रुपये दे रहा है, कंपनी 1801 रुपये देगी, क्योंकि राउंड ऑफ में 50 पैसे 50 पैसे दोनों तरफ बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 1 रुपये का दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन में एक माइनर सा डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब देखिए हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि जो भी हमने कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज किया है ये एज इट इज रहेगा, बस हम फॉर्मूले को एडिट करके उसके इक्वल टू के बाद में लिखना शुरू करेंगे, ROUND राउंड, और ब्रैकेट शुरू करेंगे।
और जो भी हमारी कैलकुलेशन थी उसे एज इट वाज रहने देंगे और लास्ट में जाके कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज और वो तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। देखो 1249 रुपये 50 पैसे क्या हो गए, 1250 रुपये। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 551 हो जाएंगे, 1 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा कंपनी की तरफ से, क्योंकि 1250 और 551 आप करके देख लीजिए, 1 मिनट के लिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो राउंड लास्ट में जाएंगे, सॉरी कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज, देखो जी हो गया 1801 रुपये। तो देखिए, जो मैंने आपको ऊपर माइनस करके चलने के लिए रिकमेंड किया था उसकी एक वजह आपको यहाँ मिल चुकी है कि 1800 में से जो टोटल कंपनी देगी, क्योंकि एम्प्लॉय 1800 दे रहा है तो कंपनी को भी इतना ही देना है, तो ठीक है जी, उसमें से जो पेंशन स्कीम में दे दिया वो माइनस कर दो, बाकी बचा, तो पीएफ में कितना जाएगा 550। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी की तरफ से भी 1800 रुपये इन टोटल कॉन्ट्रीब्यूट होगा एम्प्लॉय के लिए। डन। चलते हैं जी, मिस्टर सी जिनकी सैलरी 20,000 है। तो देखिए हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं अभी, मैंडेटरी। और मैंडेटरी में हमने क्या बात की थी कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पीएफ डिडक्ट एंड कंट्रीब्यूट करके चलेंगे जिनकी सैलरी अप टू 15 है। तो चलिए साहब, सी की सैलरी तो 15,000 से ज्यादा है, तो हम इनको मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन मेथड में कवर नहीं करेंगे, तो हम इनको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो बताइए पीएफ वेजेस क्या हो जाएगी, जीरो, पेंशन वेजेस जीरो, ईडीएलआई वेजेस जीरो। जब ये जीरो हो गया तो सिंपल सी बात है कि उनके कंट्रीब्यूशन भी जीरो हो जाएंगे। अब डी की बात करते हैं। तो डी के लिए इनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो ठीक है, इतने पर ही दिया जाएगा जितना उनका है। इनकी सैलरी 9250, ये भी 15,000 से कम है तो इतने पर दिया जाएगा। 13,750, ये भी 15,000 से कम है, इसलिए इनको भी इतने पे ही दे देंगे। 10,100 इनके लिए भी, ओह 15,000 से ज्यादा हो गया तो इनको कवर नहीं करेंगे, इनको कवर कर लेंगे क्योंकि 15,000 से कम है। इनको कवर नहीं करेंगे, 15,000 से ज्यादा हो गई है। 11,300, ये 15,000 से कम है, इनको कवर कर लेंगे। 12,950, इनको भी कवर कर लेंगे। 35 ऑफ ज्यादा है, नहीं कवर करेंगे। 55,000, ये भी ज्यादा है, नहीं करेंगे कवर। 9180 इनको, सॉरी 50, इनको कवर कर लेंगे क्योंकि 15,000 से कम है। और 10,300 इनको भी कवर कर लेंगे क्योंकि ये भी 15। सो दैट मीन्स जिनके लिए जीरो, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि उनको हम पीएफ में कवर नहीं कराएंगे, क्योंकि हम मैंडेटरी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। यानी कि हम सिर्फ उन लोगों को पीएफ में कवर करा रहे हैं जिनकी सैलरी 15,000 या उससे कम है, ज्यादा वालों को नहीं कवर कर रहे, ठीक है। तो चलिए जी, जिनकी पीएफ वेजेज हमने यहाँ लिख ली। अब मैं आपको कुछ एक्सेल के फॉर्मूलेज भी सिखा दूंगा इसी बहाने। तो हम क्या करने वाले हैं कि इनको सेलेक्ट कर लेंगे और मुझे यही अमाउंट यहाँ पर कॉपी और यहाँ से आगे भी कॉपी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहला जिसको मुझे कॉपी करना है उस सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और जहां कॉपी करना है उस तरफ मैंने उसे एक्सपेंड कर लिया। और उसके बाद मैं कंट्रोल आर, जो कि आप कमांड प्रेस करेंगे तो जो भी इसमें लिखे हुए वैल्यूज हैं या अगर यहाँ फॉर्मूलेज होते तो वो आगे जैसे ये कॉपी हो गए ऐसे ही कॉपी हो जाते। चलिए साहब, उसके बाद जो अब हमने यहाँ फॉर्मूलेज लगाए थे इनकी कैलकुलेशन के लिए, अब मुझे वही नीचे अप्लाई करने हैं सभी और एम्प्लॉइज के लिए। तो मैं नीचे सेलेक्ट करूंगा ऊपर वाले को सेलेक्ट रखते हुए, समझ रहे हैं, मेरा पहला सिलेक्शन जहां मैंने फॉर्मूले लगाए हुए हैं, और मैं उनको नीचे एक्सपेंड कर दूंगा। कहाँ तक, यहाँ तक। आप यूजुअली कई बार इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करते हैं, तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते थे, जबकि मैंने पहले वाले को सेलेक्ट करके वहां तक सेलेक्ट कर लिया जहां तक मुझे उस फॉर्मूले को कॉपी करना है। तो मैं फॉर्मूले को कॉपी डाउन करने के लिए कमांड यूज करूंगा कंट्रोल प्लस डी। तो मैंने कंट्रोल प्लस डी किया, तो मैंने जो भी फॉर्मूला है वो मेरा कॉपी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने राउंड ऑफ का फॉर्मूला नहीं लगाया था, तो इसलिए आप देख रहे हैं कुछ जगह आपकी डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं। तो चलिए इतना हम कर लेते हैं कि यहाँ पर हम राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ROUND राउंड, मैंने ब्रैकेट शुरू किया, कैलकुलेशन जो थी जैसी थी वैसे ही रहनी थी, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज। और अब सिर्फ इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। तो सारी वैल्यूज अपडेट हो गई और डेसिमल में। तो ये आपके इन सभी एम्प्लॉइज के लिए जिनकी सैलरी आपके यहाँ सामने दी गई थी, मैंडेटरी सिस्टम फॉलो करते हुए हमने एक कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। चलिए सर, तो इन सभी एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी 2,80,880, जो कि हमने यहाँ पर सम कर लिया। और पीएफ वेजेस जिनको हमने कवर कराया है ये उनकी सैलरीज का सम हो गया 1,25,270।
ऐसे पेंशन वेजेस सभी एम्प्लॉयज की जिनको हमने कवर किया है उसका टोटल 1,25,270। ऐसे ही ईडीएलआई वेजेस और एम्प्लॉयज का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है सभी लोगों का मिला के 15,032 रुपए आ गया। पेंशन जो कि कंपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन जाता है 8.33 सभी एम्प्लॉयज के लिए 10,435। और जो कंपनी की तरफ से पीएफ में दिया जाता है वो सभी एम्प्लॉयज का टोटल बना 4,597 रुपए। मैंने आपको बताया था कि कंपनी को इन सभी के अलावा एडमिन चार्जेस भी कंट्रीब्यूट करने होते हैं, या मैं यूं कहूँ एडमिन चार्जेस भी देने होते हैं। और वो कितना है 0.50%। तो देखिए सब, ये आपको जो 0.50% देने हैं वो पीएफ वेजेस का देने। तो आपके पीएफ वेजेस ये रही 1,25,270, यानी कि सभी एम्प्लॉइज की जो सैलरी है उसका टोटल इनटू 0.50%, जो कि 626 रुपये 35 पैसे है। मैंने आपको कहा था डेसिमल में कुछ नहीं चलेगा, तो इसलिए क्या कर लेंगे, इसको राउंड कर लेते हैं, राउंड ऑफ। तो मैंने इक्वल टू के बाद राउंड टाइप किया, जो कैलकुलेशन थी उसे वैसे ही रहने दिया, लास्ट में गया कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। मैंने आपको बताया था कि पीएफ के जो एडमिन चार्जेस हैं उनमें एक मिनिमम लिमिट भी रहती है, ये लास्ट क्लास में चर्चा की थी। तो देखिए अभी हमारे कैलकुलेशन के बाद अमाउंट कितना आया है 626 रुपये, और मिनिमम कितना है 500, तो हमें कितना देना होगा 626। मतलब सिंपल कि अगर ये 626 की बजाय सपोज 326 होता तो फिर कितने देने पड़ते आपको 500 रुपये। यानी कि अगर आपका एडमिन चार्जेस पीएफ एडमिन चार्जेस 500 रुपये से कम आ रहा है कैलकुलेट होकर एक्चुअल में, तो आपको कम से कम 500 रुपये एडमिन चार्जेस देने होंगे। दिस इज अ मिनिमम। और अगर आपका ओरिजिनली कैलकुलेट होकर के अमाउंट 500 रुपये से ज्यादा आ रहा है तो फिर कितना देना होगा, जितना ज्यादा आ रहा है वही। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, एक्चुअल पीएफ एडमिन चार्जेस और 500 विच एवर इज हायर, जो भी दोनों में जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ईडीएलआई को लेकर के भी 0.50, तो जो ईडीएलआई वेजेस वाला कॉलम है उसके टोटल को कंसीडर करेंगे अब हम, इनटू जो भी परसेंटेज है 0.50 वो। देखिए यहाँ भी हम डेसिमल में नहीं लेंगे, इसका भी हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, ब्रैकेट शुरू किया ठीक उसी तरह कॉमा लास्ट में जीरो क्लोज, तो ये राउंड ऑफ हो गया। ध्यान रखेंगे जैसे पीएफ एडमिन चार्जेस में 500 रुपए की मिनिमम लिमिट है, ईडीएलआई में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर ये 626 रुपए सिर्फ 26 रुपए भी आता तो आपको सिर्फ कितने देने होते, ओनली 26। तो चलिए सर, तो ये रहे हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस के अलावा जो एज अ चार्जेस जाने हैं वो अमाउंट ये। अब पॉइंट आता है कि सर फिर हमने ये हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग क्यों नहीं कैलकुलेट किए जैसे हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। देखिए उसके पीछे का रीजन सिंपल ये है, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमें एम्प्लॉय वाइज इसलिए कैलकुलेट करने, और जब हम जमा कराएंगे पीएफ डिपार्टमेंट को तब ऐसे ही, सॉरी, जमा तो हम इकट्ठा करा देंगे लेकिन जब हम बताएंगे उन्हें कि किसका कितना है तो हम इसी तरह की एक शीट उनको बना करके देंगे। उससे क्या होगा कि पीएफ डिपार्टमेंट को भी तो ये जानकारी जरूरी है। मान लो कल को मिस्टर डी अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ करने जाते हैं, तो पीएफ डिपार्टमेंट को कैसे पता होगा जो टोटल पैसा कंपनी जमा करा रही है उसमें से मिस्टर डी का कितना है। तो इसीलिए जो ये इस तरह की हमने इंडिविजुअल कैलकुलेशन की जो टेबल बनाई है वो इसलिए जरूरी है। और हम इसी तरह की डेटा और इंफॉर्मेशन पीएफ डिपार्टमेंट को भी देते हैं, जिससे कि वो अपने यहाँ पर सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं कि इंडिविजुअली किस बंदे का कितना कंपनी हर महीने जमा करा रही है, जिससे कि जब वो एम्प्लॉय अपना पैसा विड्रॉ करेगा तो पीएफ डिपार्टमेंट उसके नाम से जमा हुए अमाउंट का टोटल करेगा और जो भी इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेगा और उसको उसका पैसा दे देगा। लेकिन जो पीएफ एडमिन चार्जेस और ईडीएलआई है ये वो अमाउंट है जो पीएफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को नहीं देता, यानी कि एम्प्लॉय को जो वापस मिलता है एज ए इन्वेस्टमेंट अपना, वो सिर्फ यही है, पीएफ वाला पैसा जो कंपनी जमा, सॉरी, एम्प्लॉय की तरफ से गया वो, और जो कंपनी की तरफ से जाएगा वो, और पेंशन का पैसा। यानी कि जो पीएफ एडमिन चार्जेस के नाम से जो पैसा जमा कराया जाता है कंपनी के द्वारा वो पैसा पीएफ डिपार्टमेंट का हो जाता है, एम्प्लॉय को वापस नहीं मिलता। ठीक उसी तरह ईडीएलआई का पैसा भी डिपार्टमेंट का हो जाता है, वो भी एम्प्लॉय को वापस नहीं मिलता। लेकिन इस ईडीएलआई वाले पैसे के बदले मैंने शुरू में ही बताया था एम्प्लॉय को एक इंश्योरेंस मिलता है, अगर कभी अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट एज अ डेथ क्लेम अप टू 6 लाख रिसीव हो जाएगा। तो चलिए, इसीलिए हमें ये इंडिविजुअली एम्प्लॉय वाइज कैलकुलेट करके दिखाने, बताने और पीएफ डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जो टोटल बन रहा है वही हम जमा करा देंगे। दैट इज इनफ। तो ये हमारी कैलकुलेशन
मैंडेटरी के लिए हो गई है साहब पूरी। अब हम जो हमने अभी कैलकुलेशन सीखी थी स्टेचुटरी के हिसाब से एक बार कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमने यही डेटा, जो जो डेटा हमारा ये है, यही डेटा हमने लिया और कॉपी कर लिया। तो चलिए सर, देखिए अगर हम स्टेचुटरी फॉलो कर रहे हैं तो क्या चेंज होगा? बस इतना सा कि जिनको हम 15,000 से ज्यादा सैलरी होने पर पहले कवर नहीं करा रहे थे, उनको अब हम कवर कराएंगे। लेकिन सैलरी चाहे कुछ भी हो उनकी, हम कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15,000 पर ही, फ्लैट 15,000 पर ही कैलकुलेट करेंगे, डिडक्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे और जमा कराएंगे। तो देखिए जिनको मैंने अभी अभी येलो मार्क कर दिया है, ये सभी वो हैं जिनको हमने मैंडेटरी वाली सिचुएशन में कवर नहीं कराया था। और जो हम मैंने मार्क नहीं किया वो तो वो लोग हैं जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो इनको तो हमें देना ही होगा चाहे कुछ भी हो। तो सिर्फ स्टेचुटरी वाले कंट्रीब्यूशन मेथड में अब आप ए को तो जैसा आपने हमने पहले कैलकुलेट किया ठीक वैसे ही कैलकुलेट होगा इस मेथड में भी, बी को भी वैसा ही, सी को। इनकी सैलरी 20,000 है, 15,000 से ज्यादा, तो हम इनके लिए कितने पर कैलकुलेट करेंगे? पीएफ कंट्रीब्यूट एंड डिडक्ट करेंगे सिर्फ 15,000। पेंशन वो भी 15,000, ईडीएलआई वो भी 15,000। अब आप आगे देखिए, हमारे एक्सेल में फॉर्मूले लगे हुए हैं जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाए ही थे, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। ये आपका 15,000 का 12% आ गया, ये आपका पेंशन वाले 15,000 का 8.33 आ गया, और ये इन दोनों का माइनस होकर आ गया। जी हाँ। ऐसे ही अगर हम मिस्टर एच के केस की बात करें तो इनकी जो भी सैलरी है वो जो कि 15,000 से ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनको कितने पर? 15,000। तो देखिए स्टेचुटरी कंट्रीब्यूशन में, जो कि स्टेचुटरी कंट्रीब्यूशन हमने नाम दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर कंपनी चाहे तो इस मेथड को भी फॉलो कर सकती है कि जिनकी सैलरी 15,000 या उससे कम है उनको तो हम देंगे ही देंगे, जिनकी ज्यादा है उनको भी देंगे, लेकिन कितने पर? सिर्फ 15,000। सो वी हैव अ ऑप्शन कि हम इस मेथड या इस सिस्टम के साथ भी अपनी कंपनी में सभी एम्प्लॉइज के लिए पीएफ फॉलो करके चल सकते हैं। तो नेक्स्ट है मिस्टर जे, इनके लिए भी जो कि सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो हम 15,000 पर ही कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे और डिडक्ट भी उतने पर ही करेंगे। ऐसे ही मिस्टर एम, इनके लिए भी हम 15,000 पर ही कंट्रीब्यूट करेंगे एंड डिडक्ट करेंगे। तो चलिए ये हमारा स्टेचुटरी कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार इसकी भी कंक्लूजन कर लेते हैं। तो देखिए इस हिसाब से आपके सभी एम्प्लॉयज की सैलरी का टोटल 2,80,880, लेकिन जो आपकी पीएफ वेजेस है जिस पर पीएफ डिडक्ट एंड कंट्रीब्यूट हुआ है आपके सभी एम्प्लॉयज का, वो है